ये घटना हमारे सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है कि क्या अपराधियों पर तो सरकार का नियंत्रण समाप्त हो चुका है, पर क्या प्रदेश की जनता का भी इकबाल पुलिस और प्रशासन पर समाप्त हो गया है? उनको क्या उम्मीद नहीं रह गई है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस या उत्तर प्रदेश की सरकार से उनको न्याय मिलेगा? अगर जो डेटा, जो आंकड़े उत्तर प्रदेश सरकार ने विधानसभा का सत्र जो अभी हुआ था उसके पहले जारी किए थे, मैं चाहती हूँ कि थोड़ा आपके सामने मैं उनको रखूँ। वैसे आप सबके संज्ञान में होगा, पर कुछ अध्ययन करके मैं उनको आपके सामने रखना चाहती हूँ। जनवरी 2020 से 7 सितंबर 2020 तक के आंकड़े प्रस्तुत हुए। हत्या के 2032 मामले 7 महीने में। अगर मेरी गणित ठीक है तो लगभग अगर उसको 7 से भाग किया जाए तो 290.28 मान लेते हैं, 291 मामले हर महीने हत्या के हो रहे हैं। और अगर उसको 30 से भाग किया जाए तो लगभग 9 से 10 हत्याएं प्रतिदिन उत्तर प्रदेश में हो रही हैं। ये मेरे आंकड़े नहीं हैं, विपक्ष के आंकड़े नहीं हैं, ये सरकार के आंकड़े हैं। महिलाओं के प्रति जो अपराध हो रहे हैं, 1216 मामले दर्ज हुए हैं केवल 7 महीने में। और अगर उनको भी भाग किया जाए तो पर मंथ 174 मामले और पर डे 6 से 7 मामले महिलाओं पर हो रहे अपराध के। एक दुखद पहलू और शायद हम सबको परेशान करने वाला एक नई तरह की घटनाएं हो रही हैं जो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा पीड़ा करने वाली है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आज जो बेटियों के साथ दरिंदगी हो रही है उसने सारी पराकाष्ठाएं पार कर दी। सबसे ज़्यादा जघन्य अपराध अगर हो रहे हैं तो मासूम बच्चियों के साथ हो रहे हैं, और एक नए तरीके का क्राइम बेटियों के साथ हो रहा है। पहले उन बेटियों को अगवा किया जा रहा है, उनका बलात्कार हो रहा है, गैंगरेप हो रहा है, और उसके बाद उनकी हत्या कर दी जा रही है। और अगर मैं कुछ घटनाओं को आपके सामने कोट करना चाहती हूँ, किस तरह से लखीमपुर खीरी में एक बेटी की रेप करने के बाद मौत होती है, हत्या कर दी जाती है। दूसरी भी घटना लखीमपुर खीरी में उसकी रेप के बाद उसकी जबान काट दी जाती है। लगातार बुलंदशहर की घटना देख लीजिए। ये सारी वो घटनाएं हैं। हमीरपुर में जिसको कहा, ये मैंने नहीं, हमारे मीडिया के साथियों ने कहा कि जिस तरह की घटना निर्भया कांड थी उसी तरह की विभत्स घटना हमीरपुर में उस बेटी के साथ हुई थी। बहुत सारी घटनाएं लगातार टीवी और समाचार पत्रों में आ रही हैं। मैं मानती हूँ कि जितना दुखी आज मैं हूँ, मैं भी एक माँ हूँ, एक बेटी हूँ, एक बहन हूँ, शायद उतनी ही पीड़ा आपको भी हो रही होगी। इस अपराध जो भारतीय जनता पार्टी के राज में बेटियों के साथ हो रहा है, ये अक्षम्य अपराध है, ये माफ नहीं किया जा सकता। जिन बेटियों की रक्षा करने के लिए हमारे देश के शौर्य को जाना जाता था, आज वो बेटियां
बलात्कार करके जिंदा मार दी जाती हैं, जिंदा जला दी जाती हैं। और अफसोस की बात यह है कि हत्यारों को सरकार बचाने में लगी रहती है, उनको उनके अपराध की सजा नहीं मिलती। दलितों के अपराध की बात करें तो उत्तर प्रदेश टॉप पे है। महिलाओं पर हो रहे अपराध की बात करें तो उत्तर प्रदेश टॉप पे है। मुख्यमंत्री जी विधानसभा में लगातार सीना ठोक करके कहते हैं कि या तो अपराधी उत्तर प्रदेश में को छोड़ करके चले जाएंगे और या जेल जाएंगे। मैं पूछना चाहती हूं कि आखिर अगर सारे अपराधी उत्तर प्रदेश को छोड़ के चले गए, मुख्यमंत्री जी 3.5 साल बीत गए, मात्र 1.5 साल बचा है, तो आप जवाब दीजिए कि अगर सारे अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ के चले गए या आपकी सरकार ने, आपकी पुलिस ने उन्हें जेल में बंद कर दिया, तो ये अपराध कर कौन रहा है? ये कौन लोग हैं जो रोज एक नया अपराध करके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक नई सलामी देते हैं, चैलेंज करते हैं रोज उत्तर प्रदेश की पुलिस को, उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को, और मैं तो कहूंगी ये रोज चैलेंज करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बयानों को। बयान देने में, बोलने में कुछ नहीं जाता, पर हाँ, आज अगर किसी का जा रहा है तो गरीब विधवा की मांग सुनी हो रही है, माओं की गोद उजड़ रही है, बेटियों का बलात्कार हो रहा है। ऐसा रामराज उत्तर प्रदेश को नहीं चाहिए। मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूं कि इस लगातार जो हत्याएं और अपराध हो रहा है, इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था जो पूरी तरह से लचर हो चुकी है, पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार असफल हो चुकी है लॉ एंड ऑर्डर को संभालने में। अभी थोड़ी देर पहले मुझसे एक साथी पत्रकार ने पूछा, कल से ये चर्चा चल रही है कि बहुत सारे ब्राह्मणों की हत्या उत्तर प्रदेश में। क्या ब्राह्मण उत्तर प्रदेश के समाज का हिस्सा नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश के नागरिक नहीं हैं? उनकी सुरक्षा कौन करेगा? मैं पूछना चाहती हूं आज आपके माध्यम से सरकार से कि क्या ये महज इत्तेफाक है कि जितनी हत्याएं हुई, मेरे पास एक सूची भी है, आपके पास मुझसे पहले होगी क्योंकि सबसे ज़्यादा कवर आप ही लोग करते हैं और सवाल पूछते हैं। क्या ये महज इत्तेफाक है कि बहुत सारे हमारे ब्राह्मण भाइयों की हत्याएं हुई हैं? और हत्याएं किस तरह से पूरे पूरे परिवार को समाप्त कर दिया गया। प्रयागराज की घटना देख लीजिए। कल एक जनप्रतिनिधि लखीमपुर में उनकी हत्या हो गई और दुख की बात यह है कि 3 बार के विधायक और पुलिस उस पूरी हत्या को दूसरा रंग देने का प्रयास कर रही है। तो क्या मैं इसको एक इत्तेफाक मानूं या साजिश मानूं? मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं और स्पष्ट करना चाहती हूं, अपराधी की कोई जात नहीं होती, विक्टिम की कोई जात नहीं होती, और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से उन सभी के साथ खड़ी है जो इस सरकार में पीड़ित होंगे, शोषण उनका होगा। पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। हम ये लड़ाई संघर्ष करेंगे, विधानसभा के अंदर भी करेंगे और सड़कों पर भी करेंगे। यही प्रियंका गांधी जी का भी निर्देश है। अंत में
मैं आप सबसे इतना ही कह करके अपनी बात को समाप्त करना चाहती हूँ। मैं सिर्फ दो जिलों के बारे में आपका ध्यान आकर्षण चाहती हूँ। लखीमपुर में 1 जनवरी से 27 अगस्त तक 51 दुष्कर्म की घटनाएं हुई। दुष्कर्म के बाद 3 हत्याएं हुई। छेड़खानी की 161 घटनाएं हुई। गोरखपुर में, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, उनकी कर्मभूमि भी है, 1 जनवरी से 4 सितंबर तक 50 दुष्कर्म की घटनाएं। अगस्त में केवल 28 दिनों में 14 हत्याएं हुई। ये 2 जिले, क्योंकि मैं चाहती हूं कि आप सबका ध्यान इस पर जाए, इसलिए मैंने इनके आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। बाकी बहुत सारे आंकड़े हैं, आप कुछ आंकड़े हम लोग तो आप ही लोगों से जुटाते हैं वो आंकड़े, पर अब समय आ गया है कि उत्तर प्रदेश में हो रहे बढ़ते इस अपराध का हिसाब किताब उत्तर प्रदेश की सरकार से अब कांग्रेस पार्टी लेना शुरू करेगी। इसका हिसाब किताब उत्तर प्रदेश की सरकार को और मुख्यमंत्री को देना पड़ेगा।